जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल रंजन जीएस रिसर्च में। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे। चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं डीएनए और आरएनए के बारे में। इससे पहले हमने कोशिका चैप्टर में कोशिका के पूरा अंग के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था और सिर्फ डीएनए और आरएनए ही बच गया था। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा और डीएनए आरएनए भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं डीएनए और आरएनए आखिर है क्या। तो एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कोशिका के अंदर होता है और इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, यानी न्यूक्लिक एसिड गुणसूत्र में पाया जाता है और यह 2 प्रकार का होता है जिसे डीएनए और आरएनए कहते हैं। तो आइए जानते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को पहली बार कार्ल वर्ग ने देखा था। वैसे तो डीएनए को स्ट्रक्चर के बारे में किसी और ने बताया था, लेकिन डीएनए को सबसे पहली बार कार्ल वर्ग ने देखा था। डीएनए की संरचना डबल स्टैंड की होती है जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की संरचना डबल स्टैंड की होती है जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वाटसन और क्रिक को 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जैसे कि ये देखिए कोशिका है, कोशिका हो गया ये पूरा कोशिका। कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर डीएनए। यहाँ सीधा देखिए, यहाँ पर मैं भी लिखा हूँ कि कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। यानी कि डीएनए बहुत ही अंदर में पाया जाता है और इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के जो श्रृंखला होता है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि डीएनए के जो श्रृंखला होता है उसको क्या कहते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीएनए को पहली बार कार्ल वर्ग ने देखा था। डीएनए की संरचना डबल स्टैंड की होती है जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था और इसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं और आगे के पॉइंट देखते हैं। डीएनए के एक टर्म यानी फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि जो डीएनए के जो डबल स्टैंड होती है उसके बीच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आइए इसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो बीच वाला हुआ ना, ये देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होती है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होती है और एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जूनिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रो बॉन्ड होता है। इसका ट्रिक है एटी जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जीसी जो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एजीटीसी, इसको ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आप चित्र के माध्यम से समझते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम से कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को जब खींचा गया तो इस प्रकार कुछ संरचना बना है और इसे खींचते गए तो जाकर डीएनए का रूप ले लिया है। यही है डीएनए जो कि क्रोमोसोम से ही बना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए की उपयोगिता के बारे में भी आगे बताएंगे। डीएनए से क्या लाभ क्या हानि सब
आपको बताऊंगा। और डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज जो है डॉक्टर एलेक फ्रेज ने किया था। जो डीएनए फिंगरप्रिंट है इसकी खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा की गई थी। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजीत सिंह को जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट किसने लाया तो डॉक्टर लालजीत सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थान पर स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट। आइए डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता के बारे में समझते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या क्या लाभ है और किस किस चीज़ में इसको यूज किया जाता है। तो अपराधियों को पता लगाने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जैसे कि चाकू से, गन से कोई मार देता है तो उसको पुलिस लोग रुमाल से पकड़ता है, क्योंकि वही डीएनए उस चाकू में लगा हुआ रहता है, जिससे अपराधियों को पता लगाया जाता है। और खोए माता पिता या संतान को पता लगाने में, संपत्ति विवाद में कि वो किसका लड़का है किसका नहीं, ये बहुत से ऐसे विवाद हुआ है, आप लोग जान रहे होंगे। और आनुवांशिक रोग को पता लगाने में और पराजनी फसलों के निर्माण में डीएनए का उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए डीएनए, एडेनिन और थाइमिन। यहाँ जो एडेनिन और थाइमिन है जो हरा और पीला रंग का है, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जूनिन और साइटोसिन है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये डीएनए की संरचना है जो कि ये डबल बॉन्ड है। चलिए डीएनए के पॉइंट को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आप लोग का पूरा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। डीएनए पहली बार कार्ल वर्ग ने देखा था। डीएनए की संरचना डबल स्ट्रैंड की होती है। यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। इसकी श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के एक टर्म जो होती है, जो वो बता दिए थे कि जो डबल बॉन्ड के बीच का जो रहता है उसका लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होती है। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जूनिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए अब आरएनए के बारे में जानते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह अम्ल केवल कुछ विषाणु का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए का सूचनाओं का डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आइए डीएनए का अब पॉइंट कुछ जानते हैं। डीएनए में एक जो संरचना होती है वो सिंगल स्ट्रैंड की होती है और इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। डीएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। इसकी संरचना सिंगल स्ट्रैंड की होती है। इसमें नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, जूनिन, साइटोसिन होती है, किंतु जो डीएनए में थाइमिन होता है ना, उसके स्थान पर आरएनए में यूरेसिल होती है। और यह प्रोटीन का संश्लेषण या सहायक होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो आरएनए है वो 3 प्रकार का होती है। पहला एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। यह आवश्यक एमिनो एसिड को पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। जो मैसेंजर आरएनए है जो आवश्यक एमिनो को पहचान करता है तथा उसे एक क्रम में सजा कर रखता है। उसके बाद जो आता है ट्रांसफर आरएनए, वह इसको परिवहन का कार्य करता है और राइबोसोम के पास पहुंचाता है और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। सेकेंड क्या है, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है, टीआरएनए। और जो आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि राइबोसोम 3 प्रकार का आता है, तीनों का काम अलग अलग है। पहला एमआरएनए का काम है जो कि पहचान करना और उसे एक क्रम में सजा कर रखना। और जो टीआरएनए का काम है उसे वह तो ट्रांसफर आरएनए है, वह एमिनो एसिड को राइबोसोम के पास ले जाता है और जो राइबोसोम होता है उसे प्रोटीन निर्माण करता है। अब देखते हैं यहाँ पर डीएनए और आरएनए को फिगर से कुछ समझते हैं। यहाँ पर देखिए आरएनए इधर हुआ, यह है आरएनए और यह डीएनए। डीएनए में डबल स्ट्रक्चर और आरएनए में 1। यहाँ पर देखिए डीएनए और आरएनए को आप लोग
डीएनए भी एडेनिन, साइटोसिन, यूनिन, यूनिसिल, थाइमिन। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डीएनए से आरएनए के जो डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लेक्शन कहलाता है। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि डीएनए खुद डीएनए बना तो रिप्लेक्शन, फिर डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। यानी कि आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे डायग्राम से भी, और पॉइंट भी मैं लिख दिया गया हूँ। अब डीएनए आरएनए का पॉइंट इतना ही है और यहीं से सेल चैप्टर पूरा समाप्त होता है। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मीजर ने किया था 1868 में। गुणसूत्र को आनुवंशिकी की वाहक कहते हैं। जीन भी क्रोमोसोम का एक भाग है। जो जीन होता है, जीन क्रोमोसोम का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गड्ढा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि गुणसूत्र में एक जेली के समान गड्ढा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी जीव के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है जिससे हम उस जीव का पहचान कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो। और इससे नेक्स्ट वीडियो में सेल चैप्टर से जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है उस क्वेश्चन को श्रृंखला लेकर आऊँगा, और सेल चैप्टर का पूरा कंफ्यूज दूर और सब चीज़ दूर हो जाएगा। यानी कि आपको फिर दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी प्रश्न आएगा तो यहीं से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।